हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूनाइटेड नेशन कंप्लीट कर लिया और हमने जो अभी हमारा चल रहा है क्लास में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है एंड आज की क्लास में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और यह हमारी WTO का 3rd पार्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने थंबनेल पर ऑटोमेटिकली लिख दिया है, आप लोगों को दिख जाएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, 2 या 3 कौन सा है। ठीक है, अब वो इस यूनिट के अंदर आता है, यूनिट 2 के अंदर, तो इसलिए पार्ट 1 हमारा यूनाइटेड नेशन है, पार्ट 2, 3 और 4 हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है G77 के लक्ष्य और उसके सिद्धांत। ठीक है, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में G77 की हिस्ट्री और G77 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो क्या है और किस बेस पर उसको बनाया गया था। ठीक है, तो देखो G77 जो है ना, डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऐसा संगठन माना जाता है, एक ऐसा ग्रुप माना जाता है जो सदस्य देशों के साझे आर्थिक हितों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, कि जैसे कि आप मान लो कि आप लोग सामने अदर कंट्रीज हैं, सब स्टूडेंट्स, मैं इंडिया हूँ, तो हम लोगों के अंदर इकोनॉमिकल बेस पे एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो जो हमारा G77 है ना, वो हमारे आपसी इकोनॉमिकल रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए, सही करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, मिलजुल कर काम करने की वजह से ही ना इंटरनेशनल ग्रुप्स, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी सब हैं, इनमें देशों की बातचीत का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, कि अब जैसे कि अब हम लोग आपस में बातचीत करके व्यापार कर रहे हैं, हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे हैं, सब कुछ है, तो उसके बिहाफ पर हमारे ना G77 में या फिर IMF में या वर्ल्ड बैंक में सब तरीके से जो रिलेशन होगा वो बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। और हमें अपनी कंट्री को देखकर अपने रिलेशंस, मतलब मैं जो हूँ, हेड हूँ इंडिया की, और अपने रिलेशंस मुझे अदर कंट्रीज से अच्छे बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे अपने अलावा मेरी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका भी सोचना पड़ेगा, इनफैक्ट उनका ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर जो हम संबंध बनाते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से या किसी से भी, तो G77 उन चीज़ों को बढ़ावा देता है कि हाँ आप इकोनॉमिकल बेस पे, कल्चर बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे, स्पेशली इकोनॉमिकल बेस पे आप अपने रिलेशंस को ठीक ठाक रखो, मैं इसको बढ़ाकर रखूँगा। ठीक है, G77 जो है ना, दुनिया में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप बनकर सामने आया है। कि मतलब G77 इस टाइम पे एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि इसके सामने वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, UNCTAD, UNP कुछ काम नहीं है। मतलब काम नहीं का मतलब कुछ नहीं है इसके सामने, सिर्फ और सिर्फ हमारा G77 ही सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर बनकर इस टाइम उभरा है। इससे जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनको UN की महासभा और उसकी अलग अलग एजेंसी और काम में ज़ोरदार ढंग से अपनी बात कहने का अवसर मिल गया है। ठीक है, कि होता है ना कि कभी कभी आप लोग पापा से पैसे नहीं मांगते, मम्मी के पीछे छुप के मम्मी बोलो ना पापा को पैसे देंगे, तो वो जो है आपकी मम्मी यहाँ पर G77 है, आप अदर कंट्रीज़ हैं, और जो हमारे पापा हैं वो UN है। ठीक है, तो UN का यहाँ पर जो महासभा में काम वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी G77 हेल्प करती है बताने में कि आप लोगों को ऐसे करो, वैसे करो, कि मतलब कोई कंट्री G77 के कंधों पर हाथ रखकर अपनी बात को कहलवा सकती है। G77 की जो वो होती है, जो मतलब यहाँ पे वैल्यू बताई जा रही है, वो बहुत 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 ऊंची बताई जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू G77, साउथ साउथ, दक्षिण दक्षिण सहयोग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। ठीक है, जिस संयुक्त घोषणा, जो हमारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 कंट्रीज़ हुआ था, मतलब 77 G77 वाला, उसकी स्थापना की गई और इस संगठन में कुछ उद्देश्य और लक्ष्य रखे गए। ठीक है, वो क्या थे हमारे? सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पर विकासशील देशों की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस वाले पॉइंट में कि जो हमारे विकासशील देशों की आज़ादी है वो किस, देखो अब जैसे कि आप लोगों के पास, आप अभी अभी आज़ाद हुए हो, आपके पास आज़ादी होने के बाद ना इतना पैसा है, ना इतनी समझ है, ना कुछ भी नहीं है कि आप, अगर चलो समझ भी है तो उसको चलाने के लिए पैसा नहीं है कि आप किस तरीके से पॉलिटिक्स को, ईगो को या फिर किसी भी चीज़ को हैंडल करोगे। ठीक है, तो विकासशील देशों की आज़ादी के लिए इसने जो इम्पोर्टेंट काम किया है वो ये किया है
कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकल बेस पे सबसे ज़्यादा सहायता मिल सके, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल एरिया में कि हाँ उनका जो है मतलब ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि मतलब सब चीज़ों में एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल हमारा G77 रहा है, किसमें, फ्रीडम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में। दूसरा आता है हमारा विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति की रक्षा करना। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति, ठीक है, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो है एक तरीके से हितों की रक्षा करना इसका मेन काम है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो ग्लोबल मार्केट प्लेस, जो हमारा विश्व बाजार होता है, उनमें उन्हें वो वही दर्जा दिलवाता है जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ के पास है। ठीक है, कि अब जैसे कि मान लो मैं डेवलप कंट्री हूँ और आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो मैं ज़्यादा अपना सर उठा के चलूँगी कि हाँ मैं डेवलप हूँ, मैं अपने उससे वर्ल्ड बैंक में अपनी कंट्री के बिहाफ पे पैसा दे भी सकती हूँ, पैसा ले भी सकती हूँ, एंड ऑल थिंग सब कुछ कर सकती हूँ। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो उसी बेस पर यहाँ पर G77 हेल्प करता है कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये एक जो विश्व बाजार वाली चीज़ है ना, ग्लोब मार्केटिंग प्लेस वाली, उस चीज़ को इक्वल बनाकर रखे। तीसरी चीज़ है संयुक्त मोर्चे का गठन, यूनाइटेड फ्रंट का। देखो जो मुद्दे नॉर्मली तरीके से समझ में आ जाते हैं ना, तो उनको जूझने के लिए नॉर्मल तरीके से नहीं समझ आते, उनसे निपटने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का उन्होंने गठन किया है G77 ने, कि भाई इससे थोड़े लोगों को राहत मिलेगी और ये हो जाएगा कि हाँ अब कोई तो है कि हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, फोर्थ है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि आपस में रिलेशंस को बहुत अच्छा बनाना, ताकि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर सभी तरीके से रिलेशंस सही बैठ जाए। ठीक है, क्यों मतलब आज के टाइम पे पाकिस्तान जाना इतना मुश्किल है, ना कि दुबई, अरब, लंदन, अमेरिका, कहीं और जाना, क्योंकि उनसे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं इंटरनेशनल बेसिकली, तो वो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्यों मतलब लोग वहाँ से आने में और यहाँ से जाने में दोनों में ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वहाँ पर जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा, मतलब हाल इन द सेंस कि कितनी चेकिंग, कितना शक, कितना ये, कितना वो। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ कि वहाँ जाकर आपको किसी होटल वगैरह में रहने भी नहीं दिया जाएगा, जो आपके रिलेटिव्स होंगे आप वहीं जाकर रह सकते हो, आपको एक अलग सेपरेट जगह नहीं दी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हो भी सकता है इंडिया में पाकिस्तान वालों के लिए हो, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्या बात आ जाती है, G77 ने बहुत कोशिशें करी है कि इंडिया और पाक का जो रिलेशन है वो काफ़ी बेटर बन सके, लेकिन ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि आप खुद नहीं चाहोगे, खाना सामने रखा है तो निवाला आपके मुंह में कैसे जाएगा जब तक आप अपना हाथ नहीं उठाओगे। तो वही वाली बात है कि ये खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना हमारी तरफ से कोशिश की जाती है, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े दिन बर दिन बढ़ते जाते हैं और वगैरह वगैरह। अब हम आगे आते हैं G77 की संरचना और उसका संगठन। देखो इसको ना कुछ पॉइंट्स में मैंने डिवाइड करा है। मैंने पॉइंट्स में डिवाइड इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को ना इसको समझने में काफ़ी बेटर रहे कि हाँ ठीक है, इसके अंदर हमें ये पढ़ना है। अब बात आती है सबसे पहले अध्यक्ष पद की, चेयरमैनशिप। ठीक है, तो G77 का जो अध्यक्ष है ना, इस संगठन के प्रवक्ता के रूप में काम करता है, कि मतलब बिल्कुल हेड, कि जिसको हेड बोलते हैं, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो है हमारे G77 का संगठन का चेयरमैनशिप। ठीक है, वहीं अलग अलग शाखाओं के बीच तालमेल बनाने का भी वो काम करता है। जैसा आपने अभी पीछे पढ़ा था कि जो हमारी G77 है उसकी शाखाएं जिनेवा, पेरिस वगैरह वगैरह 2-4 जगह और मैंने बताई है, उस सब जगह पर है। ठीक है, तो सभी शाखाओं के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने का काम भी चेयरमैन ही करता है। क्योंकि अब एक जगह कहीं है, एक जगह कहीं है, वहाँ पे कोई और मेंटालिटी के लोग हैं, वहाँ पे कोई और मेंटालिटी का हमारा रखा गया है चेयरमैन, तो या फिर अधिकारी रखे गए हैं काम करने के लिए। तो भाई चेयरमैन का काम है कि उनकी सोच को समझना और उसके बारे में बातचीत करना, और जो ढंग का निकल सके सॉल्यूशन उस चीज़ को निकालना, उन सभी में आपस में रिलेशंस अच्छे बना के रखना। ठीक है, आगे बात करें तो उसे रियलिटी में इस संगठन का सर्वोच्च अधिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जब वो इतनी सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, स्पेशली इतनी सारी ब्रांचेस संभाल रहे हैं, तो उसको हम हेड जो है हम क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, और अध्यक्षों का जो चुनाव है
वो अलग अलग क्षेत्रों में एक के बाद एक बारी बारी से किया जाता है। और अफ्रीका, एशिया और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, लैटिन अमेरिका का है, और जो हमारे द्वीप समूह है उन सब जगहों पर मतलब एक तरीके से डिवाइड कर करके किया जाता है। ठीक है, क्या सिलेक्शन, तो ये वाली चीज़ कि इन जगहों पर चेयरमैन जो है वो करता है, सिलेक्शन करता है, जो भी अधिकारियों को रखना होता है। 2013 की बात अगर हम करें तो वहाँ पर एक तरीके से नागरिक G77 का अध्यक्ष चुना गया था, एक निजी नागरिक, कि मतलब वो उस काबिल लगा, कैपेबल था कि हाँ वो काम कर सकता है, समझ सकता है, सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो 2013 की ये बात है। 2013 में G77 के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा शख्स, निजी इंसान था वो, उसको G77 के काम के लिए चूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण शिखर सम्मेलन। तो भाई इस सम्मेलन में क्या बताया गया कि जो हमारे विकासशील देश हैं उनको दक्षिण के देशों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साउथ के। अब बात आती है इन देशों के जो शासन वगैरह हैं, इन सब का सम्मेलन कैसे किया जाए, क्योंकि भाई शासन को संभालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है, क्योंकि जब तक शासन ही कंट्रोल में नहीं होगा तो अव्वल कुछ हो आखिर कुछ हो, डजेंट मैटर, जो होना है वो होता ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको भी बताई कि शासन वगैरह का, ये सब ठीक करने के लिए जो हमारा सम्मेलन रखा जाता है ये वाला, तो हर 5 साल में इस सम्मेलन को आयोजित किया जाता है, कि हर 5 साल बाद इस सम्मेलन को वो करा जाता है कि हाँ इसमें बैठो, बातचीत करो वगैरह वगैरह। और फिर अप्रैल 2000 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ये दक्षिण शिखर सम्मेलन हमारा हवाना में हुआ था। और फिर 2005 में हमारा दूसरा जो दक्षिण सम्मेलन शिखर सम्मेलन हुआ था वो दोहा में हुआ था। ठीक है, तो अभी आप ये हवाना और दोहा आप आगे पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो शिखर सम्मेलन को ना G77 का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय मतलब सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी माना जाता है। शिखर सम्मेलन को, जो ये वाला शिखर सम्मेलन है ना कि भैया इसमें सब बैठ के बातचीत करते हैं, सब ठीक होते हैं कि ये वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों को ही हमारा इस शिखर सम्मेलन में G77 के अंदर सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इसको माना जाता है। इससे आपसी संबंधों की समस्याओं पर विचार वगैरह किए जाते हैं, या फिर उनके ऊपर विचार करने के बाद निर्णय लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना एंड उसको अगले 5 साल तक वैसा ही छोड़ देना, ताकि उसको नेक्स्ट 5 ईयर पे हम लोग मतलब G77 करके ठीक कर दें। नेक्स्ट है आपका विदेश मंत्री की वार्षिक बैठक। ठीक है, एनुअल मीटिंग्स ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसका अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले ही न्यूयॉर्क में ना G77 देशों के विदेशी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, तो महासभा में जिन विषयों पर ना, जिन टॉपिक्स पर बात होने वाली थी उनके संबंध में डेवलपिंग कंट्रीज़ का रुख क्या होगा, कि मंत्री स्तरीय बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया था कि भाई जो हम सम्मेलन में आगे बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या क्या हेल्पफुल है चीज़ें। तो उसके लिए हमारी एनुअल मीटिंग रखी गई थी, वार्षिक बैठक विदेश मंत्री के साथ। तो भाई इस चीज़ को वहाँ पर सॉल्व किया गया कि हाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ये सारी बातें होंगी और उनके डेवलप के लिए ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। इसमें विश्व व्यापार संगठन की भूमिका और विश्व बाजार जो मैंने अभी बताया था आपको, उसमें विकासशील देशों की एंट्री एंड ऑल थिंग्स, सब चीज़ों के समझौते पर चर्चा वगैरह की गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुभागीय मंत्री स्तरीय बैठक। अब इसके अंदर क्या है कि जब कभी भी ना UN व्यापार या फिर विकास सम्मेलन रखता था तो यूनेस्को या यूनिडो जो है उसकी बैठक बुलाई जाती थी। तो इन बैठकों से ठीक पहले ही G77 के मंत्री की एक अलग से बैठक बनाई जाती थी। ठीक है, ताकि उसके अंदर मतलब होता है ना कभी कभी जैसे आपका स्कूल में वाइवा होता है, तो वाइवा 2 बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, अब वो 2 बच्चों के बीच में वाइवा होने से पहले पहले एक बच्चा अपनी तैयारी करता है, दूसरा अपनी तैयारी करता है, फिर वो दोनों आपस में बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, देन उसके बाद जाकर वो टीचर से अपना वाइवा सुना के मार्क्स अटेंड करते हैं। तो वही चीज़ इस मीटिंग में हुआ था। तो जब UN ने व्यापार और इस सब विकास सम्मेलन आयोजित करा था तो उससे पहले यूनेस्को ने एक सम्मेलन यूनेस्को की एक बैठक बुलाई गई थी, और इस बैठक से पहले ठीक G77 मंत्री ने एक अलग बैठक बना ली थी। ठीक है, और उस बैठक में उन्होंने
मंत्रियों को, बाकी मंत्रियों को भी भाग लेने के लिए बोला और कहा कि प्लीज़ शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और विज्ञान और बाकी वो जो प्रौद्योगिक मंत्री हैं वो तो प्लीज़ ज़रूर आए, ताकि हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में यही बात करनी है और वो लोग हमें अच्छे से सुझाव दे सकें। तो ज़रूरत पड़ने पर विशेष मंत्री स्तरीय बैठकें होती है मतलब, और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिले इस वजह से आपस में सभी लोगों को एडजस्ट करके मिलाकर बुलाया जाता है, ताकि आप सभी मतलब सभी लोग जो है हमारा पूरा ग्रुप, उसमें से एक सभी इसलिए बिठाए जाते हैं ताकि सब लोगों में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने, ये बोले कि हाँ हमें भी मिला जुला कर रखा गया। अब आता है हमारा G77 की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ। देखो भाई, G77 ना UN की महासभा और इसकी कुछ एजेंसियों जैसे अंकटाड, यूनेस्को, यूनेप, फाओ, IMF और WB, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी। अगर नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको अगेन इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इन सब के मतलब इस सब में बहुत ढेर सारे प्रस्ताव रखे जा चुके थे। इन सभी, जैसे आपने ही पढ़ा कि हर जगह G77 में कुछ चीज़ रखने से पहले या करने से पहले इन सभी इंस्टीट्यूट से बातचीत करना, उनकी बैठक बनाना एंड ऑल सब चीज़ें थी, ठीक है। तो बाकी सारे जो थे प्रस्ताव रखे जा चुके थे, प्रपोजल्स। इन देशों का जो सबसे पहल पर महासभा ने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर विचार विमर्श करे थे, बातचीत करी थी कि हाँ ये टॉपिक्स कुछ हैं, जैसे कि पीछे स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया गया, शिक्षा मंत्री को बुलाया गया, तो वो सारी चीज़ें रखी गई, ठीक है। तो इसके अलावा 1967 के जो अल्जीयर्स चार्टर था ना, उसको लेकर आज तक बहुत सारे डिक्लेरेशंस और डॉक्यूमेंट जारी किए गए थे, जिनमें से कुछ खास है, ठीक है। डिक्लेरेशंस बोले तो घोषणा पत्र, और हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं दस्तावेज। अब वो जो जारी है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, इनको बहुत अच्छे से समझना डीपली, इन पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो हमारा आता है कौन, मैक्सिको रिपोर्ट। तो मैक्सिको रिपोर्ट में क्या बात रखी गई थी, देखो 1976 सितंबर की बात है, और उस टाइम पे ना एक आर्थिक सहयोग को लेकर मतलब इकोनॉमिकल पूरा लेकर एक सम्मेलन बनाया गया था, एक सम्मेलन रखा गया था, ठीक है। तो इस सम्मेलन के बाद G77 ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा था कि इंटरनेशनली रूप से इकोनॉमिकल बेस पे बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं होती है। जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं माना गया है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कोई भी हेल्प नहीं करती हैं। उनको ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा डेवलप करते जाएंगे हम उतना दुनिया पर हावी होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम अपने अंडर में रख के गुलाम भी बना सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये मांग रखी गई कि प्लीज़ आप लोग इकोनॉमिकल बेस पे इक्वालिटी करो, ताकि सभी लोग अपने अपनी भागीदारी अच्छे से निभाएं, और जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, और जो चीज़ डेवलप है उसका नाम भी हो जाए कि हाँ इसने इस देश की मदद करी है, ठीक है। सेकंड है आपकी नई दिल्ली घोषणा पत्र। नई दिल्ली घोषणा पत्र की बात हम करें तो 1982 की बात यहाँ आती है, और 1982 में नई दिल्ली में दक्षिण देशों में सम्मेलन में ये फैसला किया गया था कि उत्तर दक्षिण वार्ता शुरू करने के प्रयास तेज किए जाएंगे, जिससे विकसित और विकासशील देशों के बीच जो व्यापार की गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। 1984 आया, फिर उसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास बैठक के अलावा एक प्रपोजल भी उसने सामने रखा, और इसके बाद फिर एक साल बाद 1985 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था ना वो ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज से मंगाए गए माल पर डेवलप कंट्रीज को उचित रियायतें देनी होंगी, ताकि जिन्होंने जो आयात शुल्क लगाया गया है उसकी हेल्प से डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। कि भाई जो हमारा 1982 में ये करा गया, फिर 1984 में उसके एक साल बाद ये वाली बात रख दी गई कि जो आप विकासशील देशों से डेवलपिंग कंट्रीज से मंगाते हो माल, वो डेवलप कंट्रीज़ जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सारे उनको ढंग से पैसा दे, ये नहीं कि बीच में से काट कूट के पैसा दे या कुछ भी करे, ताकि वो आयात शुल्क भी निकल जाए और उनके पास जो पैसा जाना है वो भी ढंग से पहुंच जाए, ठीक है।
तो उसके बाद इससे माल की कीमतें कम हो जाएंगी और विकसित देशों को बाजार में विकासशील देशों के माल की अच्छी बिक्री भी हो जाएगी। तो 1985 की इस घोषणा को रियायतों पर आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था का नाम दे दिया गया था, और अगर उसको मैं बताऊं इंग्लिश में आपको तो GSTP उसको बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, GSTP, ठीक है, हिंदी में विश्व व्यापार व्यवस्था इसका नाम दे दिया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट काराकास घोषणा पत्र। काराकास घोषणा पत्र 1989 की बात है। उसमें G77 की स्थापना को पूरे 25 साल हो चुके थे। ठीक है, तो इस अवसर पर ना क्या चीज़ वो करी गई कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में G77 का एक सम्मेलन रखा गया था। इस सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उस बात में ये चिंता बताई गई कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के आयात की जाने वाली वस्तुओं की को रियायतें देने की मनादेश में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कि जो चीज़ नई दिल्ली में रखी गई थी वही काराकास घोषणा पत्र में भी, कि भाई डेवलप कंट्रीज़ अगर सामान खरीदती है, कुछ करती है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज से खरीदती है एटलीस्ट उनको उतना तो पैसा देना जो उनकी मेहनत का है, क्योंकि टैक्स भी कटना है जो हमारे आयात शुल्क होते हैं, फिर उसके बाद जाकर पैसा आना है, तो इतना पैसा दो ताकि उन लोगों को भी ये रहे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि हाँ हमारा डेवलपमेंट भी हो सकता है और डेवलपमेंट के साथ हमारे को ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज टाउन बैठक की सिफारिशें। ठीक है, तो जॉर्ज टाउन बैठक की सिफारिशों में जनवरी 1996 की बात है। उसमें गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में G77 देशों की एक अनुभागीय बैठक बैठी थी, जिसमें खाद्य और कृषि मंत्रियों ने भाग लिया था। और बैठक की जो मूल सिफारिशें थी ना वो ये थी कि कृषि उत्पादों के क्षेत्र में दक्षिण दक्षिण सहयोग सुनिश्चित किए जाए। ये मतलब कि जो हमारा ये दक्षिण दक्षिण वाला चल रहा है इस बेस पर साउथ साउथ वाला, कि इसके अंदर ना एक तरीके से रिलेशन बिठाओ कि भाई तुम यहाँ से कृषि कर लेकर जा रहे हो बाहर पे, और तुम फिर उतना पैसा भी तो दो ना कि जितनी मेहनत लगी है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले मतलब कृषि प्रधान देश है इंडिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया था तो कृषि तब से अब तो खैर बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो हाथों से ही की जाती थी, लेकिन उस टाइम पर भी फॉरेन कंट्रीज़ में कृषि जो थी टेक्नोलॉजी से की जाती थी। तो उस बेस पर मेहनत यहाँ पर ज़्यादा लगी है और यहाँ से ही ज़्यादातर चीज़ें जाती थी बाहर और जाती हैं आज भी। तो उन चीज़ों को लेकर ये वाला इसमें प्रपोजल रखा गया, मतलब सिफारिशें की गई कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कृषि वगैरह का सब करती है ना, तो उनको उनके लायक पैसा दो। नेक्स्ट है आपका हवाना घोषणा पत्र। तो हवाना घोषणा पत्र के अंदर क्या था, ये अप्रैल 2000 की बात है। उसमें एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें G77 ने विकासशील देशों की समस्याओं के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, हवाना घोषणा पत्र और क्रिया योजना इसको बोलते हैं। तो उसके अंदर मुख्य रूप से इन समस्याओं को रखा गया कि विकसित देशों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किए जाएं और G77 देशों को बेहतर शर्तों पर व्यापार का मौका मिले, और इन देशों की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है ना उनको समान तौर पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व संगठन की संरचनाओं का कार्य प्रणाली में भी भार सुधार पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का टाइम था तब डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों की रक्षा के लिए उनसे कसम खिलवाई गई कि हाँ हम इनकी रक्षा करेंगे। और हवाना घोषणा पत्र में यही बोला गया कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी रक्षा करो, और इस बेस पे कि उनको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल किसी भी तरीके से उनका शोषण ना हो। ठीक है, तो हवाना घोषणा पत्र को हवाना घोषणा पत्र और क्रिया योजना भी बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में डिक्लेरेशन एंड द हवाना प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका दोहा डिक्लेरेशन। दोहा डिक्लेरेशन जो है, दोहा हमारी राजधानी है कतर की, और 2001 की ये बात है। तो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक बैठी थी दोहा में। ठीक है, तो जून 2005 में जब G77 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन हुआ था ना दोहा में, तो उसमें विश्व व्यापार संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा रखी गई थी, और इस बात पर भी चिंता बताई गई थी कि जो हमारी नई आर्थिक व्यवस्था में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके हितों को बहुत ज़्यादा महत्व देना ज़रूरी है, क्योंकि
क्योंकि उनको बिल्कुल भी भाव में नहीं लिया जाता है। उनकी कृषि, उनके उद्योग, उनकी परंपरागत चीज़ें, इन सभी चीज़ों को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि जो टीएनसीज और एमएनसीज हैं उनका खुलकर दोहन कर रही हैं। अब टीएनसीज और एमएनसीज क्या है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि आपका टॉपिक है तो आपको समझ आ जाएगा। और है फिर हमारा इसमें लास्ट पॉइंट, दक्षिण दक्षिण सहयोग पर यूमोस्क्रो सहमति। ठीक है, अब आइवरी कोस्ट की राजधानी यूमोस्क्रो में 2008 में G77 के अनुसरण और उस चीज़ की एक समिति बिठाई गई थी कि क्या बातचीत करनी है। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली दोहा कार्यक्रम में हानिकारक मुद्दों के खिलाफ बातचीत की गई थी, क्योंकि दोहा जो अभी आपने पढ़ा उसके अंदर देखा कि किस तरीके से कृषि और इन सब चीज़ों का उल्लंघन किया गया और बहुत सारे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को बिल्कुल पीछे कर दिया गया। उसके बाद शक्तिशाली और डेवलपिंग कंट्रीज़ का शुरू से ये दबाव रहा है कि भारत समेत दुनिया का कोई भी डेवलपिंग कंट्री स्वीकृत राशि से ज़्यादा सब्सिडी अपने किसानों को ना देगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अभी भाई ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रखी गई है ना, डेवलप कंट्रीज़ में थोड़ी रखी गई है। तो ये शर्त काफ़ी टेढ़ी थी और इस संबंध में अमेरिका और यूरोप के जो मापदंड थे वो भारत और चीन जैसे देशों में जैसे तैसे करके लागू कर दिए गए थे और इस समय किसान बर्बाद हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उससे ये देखा कि आगे के टाइम पे भी किसान बहुत ज़्यादा बर्बाद होंगे इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आता है आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष की बात की जाए तो भाई G77 की ही शुरुआत से हम बात करेंगे। उसके अंदर दुनिया में 130 से अधिक गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पर्यावरण मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, व्यापार का मुद्दा हो, सभी चीज़ों को लेकर दुनिया में कैसे उन्नति करनी है, कैसे बढ़ावा देना है, G77 ने काफ़ी हेल्प करी है। ठीक है, उसकी इसको लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया ताकि G77 लोगों की हेल्प कर सके। और आगे बात करें तो 2001 का अगर कतर की राजधानी दोहा में जो हमने विश्व व्यापार के लिए रखा था एक पूरा सम्मेलन, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली है। और 2013 में कुछ चीज़ें जाकर ख़त्म हुई हैं, लेकिन दिसंबर 2013 में विश्व व्यापार संगठन का 9वां मंत्रिमंडल सम्मेलन बाली में आयोजित किया गया था और कृषि सब्सिडी इन सभी कुछ चीज़ों को लेकर इन सब पे बातचीत रखी गई थी कि हाँ इन चीज़ों पर अब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया जाएगा। 6 दिसंबर 2013 को ही बाली में ये सम्मेलन में ये फैला हुआ था कि अगले 4 साल तक डेवलपिंग कंट्रीज बढ़ जाएंगी और बहुत बड़ी दरों पर अपनी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कर सकेंगे कि हाँ ठीक है कि हम इस काबिल हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो आप लोगों का अभी जो मेन चीज़ आती है वो यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिक्स को स्टार्ट करेंगे और ब्रिक्स को मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को काफ़ी डीपली और अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये जो यूनिट है आपको मैक्सिमम जगहों पे प्रोवाइड नहीं होगी और बताया भी नहीं जाएगा कि आपको ये पढ़नी कहाँ से और कहाँ से हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, सो प्लीज़ आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2, 3 एंड 4 तीनों को मिलाकर अपने नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।